तो आज का टॉपिक है त्रिविध कर्म, जिसमें हम लोग मॉडर्न एंड एज वेल एज इन आयुर्वेद कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो त्रिविध कर्म के बारे में। त्रिविध कर्म, द थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो इसमें क्या क्या होता है, दैट इज पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म। ठीक है, तो ये त्रिविध कर्म के अंदर तीन कर्म के या थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटीज के बारे में बताया है। दैट इज नंबर वन पूर्व कर्म, that is pre-operative, number two is the प्रधान कर्म and number three is the पश्चात कर्म, that is post operative। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्री ऑपरेटिव, डेट इज पूर्व कर्म इन आयुर्वेद, उसमें क्या क्या हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखो पूर्व कर्म में, यहाँ पे रेफरेंस तुम लोग को मिल जाएगा। इसमें देखो कि कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, दैट इज वो पूर्व कर्म में आ जाता है। तो पूर्व कर्म में सबसे पहले जो हम लोग प्री ऑपरेटिव मेजर्स करते हैं, उसके अंदर हम लोग को क्या क्या आयुर्वेद में क्या क्या यंत्र या फिर क्या क्या हम लोग को शस्त्र लगता है और क्या क्या मटेरियल्स लगता है, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन बताया है। कि ये तुम लोग को याद करना होगा कि इसके अंदर पूर्व कर्म में क्या क्या हमको इंस्ट्रूमेंट लगता है बिफोर गोइंग इनटू एन ऑपरेशन प्रोसीजर, और क्या क्या मटेरियल यूज होता है बिफोर गोइंग इनटू सम प्रोसीजर और टेक्निक्स। ठीक है, तो उसके अंदर देखो इसमें ये बताया है कि यंत्र शस्त्र छार अग्नि सलाका श्रृंग जलौका लाभु जाम्बो ओष्ट पिछु प्रोत सूत्र पत्र पत्र पट्टम मधु घृत वसा पयस तेल तर्पण कषाय लेपन कल्क व्यंजन शीत उष्ण उदक कटाग्नि परिकर्मणि स्निग्ध स्थिर बलवंत। तो इसमें क्या क्या मटेरियल का यूज है, देखो यंत्र के बारे में, यंत्र यूज होते हैं, शस्त्र यूज होते हैं, छार अग्नि शलाका श्रृंग जलौका अलाबू। ठीक है, जम्बोस्टो यानी कि अ पीस ऑफ स्टोन, उसको जम्बोस्टो बताया है। पीचू, पीचू भी यूज होता है पूर्व कर्म में। अगर कोई प्रोसीडर, मान लो कोई भी अगर कोलैप्स का पेशेंट आ गया है, ठीक है, और कोई मान लो कोई इन्फेक्शन, जेनेटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन लेकर के आया, तो हम लोग वहाँ पे प्री ऑपरेटिव में पीचू कर्म करते हैं। तो उस हिसाब से प्रोत भी है, लूत सूत्र पत्र पट्ट, ठीक है, मधु घृत वसा पेय तेल तर्पण, और तुम्हारा कषाय, कषाय द्रव्य जैसे जो फॉर दैट इज डिकॉक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कषाय द्रव्य, आलेपन कल्क। ठीक है, तो ये सारे पूर्व कर्म में यूज होने वाले हमारे मटेरियल्स है एंड इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके अंदर तुम लोग को ये सारे नाम याद रखना पड़ेगा। इन केस अगर क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन दी पूर्व कर्म इन केस ऑफ आयुर्वेद, तो तुमको ये पूर्व कर्म के बारे में लिखना होगा कि क्या क्या मटेरियल और शस्त्र यूज होते हैं। तो ये दो लाइन याद कर लेना, इससे इजी हो जाएगा याद रखने में। ठीक है, तो इस अब नेक्स्ट बताया है हमारा कि इन डिजीज सच एज ऑब्स्ट्रक्टेड फीटस, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट और वेनल कैलकुलस या रेक्टल फिस्टुला, ठीक है, मूढ़ गर्भ भगंदर अश्मरी, अश्मरी भगंदर मुख रोग। तो ये सारे में क्या बताया है, ये सारे में अगर सर्जिकल ऑपरेशन हम लोग जब करते हैं, तो इसमें हम लोग को पेशेंट को कोई भी पेशेंट को खाली पेट में रहना है। ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन शुड बी डन व्हेन द पेशेंट हैज नॉट टेकन एनी फूड। तो ये सारे ऑपरेशन प्रोसीजर में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पेशेंट ने कोई फूड भैया नहीं ये टेकन। वाला वापस से बताइएगा, क्या बोल रहे, नहीं समझ में आया। हाँ, तो ये श्लोक में ये बताया गया है कि अगर हम लोग ऑपरेटिव प्रोसीजर में, अगर हम लोग सर्जिकल ऑपरेशन अगर हम करते हैं, तो अगर ये पेशेंट कोई लेकर के आता है, मान लो कोई पेशेंट या गर्भिणी जो मूढ़ गर्भ से पीड़ित है यानी ऑब्स्ट्रक्टेड फीटस हो, उसमें अगर हम लोग कोई भी शस्त्र कर्म या सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को खाली पेट ही रहना है, तभी हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे, तभी वो उस प्रोसीजर में इंडिकेटेड है या वो एलिजिबल है। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ भगंदर अश्मेरी, ठीक है, और मुख रोग, ठीक है, ये सारे रोग में ध्यान ये रखना है कि सर्जिकल ऑपरेशन है, पेशेंट फूड ना ले। ठीक है, उस तभी हम लोग इसमें सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे। तो ये पूर्व कर्म में हम लोग तो पूर्व कर्म में हम लोग देख लेते हैं कि मतलब ये सारे अगर पेशेंट लेकर आए, तो उसमें ये पेशेंट को लाइक इनटेक ऑफ फूड नहीं रहना है। ठीक है, अब आते हैं प्री ऑपरेटिव इन मॉडर्न व्यू। अगर क्वेश्चन आता है प्री, राइट डाउन द प्री ऑपरेटिव प्रोसीड्योर, ठीक है, तो उसमें अगर कोई मेंशन नहीं हो कि इन आयुर्वेद या मॉडर्न लिखना है, तो तुमको दोनों लिखना पड़ेगा। तो ये वाले पूर्व कर्म में हम लोग ने देखा कि आयुर्वेद में क्या क्या अग्रोपहरण यानी कलेक्शन ऑफ मटेरियल, क्या क्या कलेक्शन ऑफ मटेरियल हम लोग करते हैं, और इन मॉडर्न में क्या क्या हम लोग पूर्व कर्म प्रोसीजर फॉलो करते हैं, या फिर प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में क्या फॉलो करते हैं। उसमें हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो होता है, मेजर्स होता है, वो दो मेजर्स होता है। एक होता है जो हम लोग प्री ऑपरेटिव मेजर्स होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, लाइक फॉर दी लाइक ऑन दी पेशेंट हम लोग प्री ऑपरेटिव एक करते हैं। एक होता है सर्जन जो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर फॉलो करता है। ठीक है,
तो इसमें हम लोग करेंगे कि फॉर द पेशेंट, तो पेशेंट को एक सर्जिकल प्रोसीड्योर में लाने के लिए उसके पहले प्री ऑपरेटिव में हम लोग क्या क्या प्रोसीड्योर फॉलो करेंगे। तो ये सर्जरी यूनिट में भी या फिर कोई भी अगर जो जैसे यूनिट में अगर जैसे फॉलो होता है, इसमें बारे में यही बताया है कि कोई भी अगर ऑपरेटिव प्रोसीड्योर हुआ तो उससे पहले हम लोग क्या क्या मेजर्स पेशेंट को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो वो प्री ऑपरेटिव के अंदर आ जाता है। और साथ में सर्जन या असिस्टेंट वो क्या क्या ऑपरेशन करने से पहले क्या क्या प्री ऑपरेटिव करता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 स्टेप में क्या बताया है, फॉर द पेशेंट हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो पेशेंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को, वो आता है प्री ऑपरेटिव के अंदर। तो सबसे पहले वी हैव टू डू द रूटीन प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट is done to make the patient physically and as well as mentally prepared for the surgery. तो पेशेंट क्या होता है आफ्टर ड्यूरिंग द सर्जरी वो एंग्शियस रहता है, एंग्जाइटी रहता है, तो वी हैव टू डू अ मेंटल प्रिपरेशन फॉर द पेशेंट, फॉर उसको काम करते हैं पेशेंट को, ठीक है, रूटीन प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट को, ठीक है, वेदर पेशेंट एनपीएम में भी रखते हैं पेशेंट को, ठीक है, प्रॉपर उसका हिस्ट्री एंड केस टेकिंग भी हम लोग को करना है पेशेंट का, ठीक है। तो ये आता है नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं टू मेक इट फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट फॉर द सर्जिकल प्रोसीड्योर, ठीक है। और उसमें हम लोग प्रॉपर हिस्ट्री केस टेकिंग भी लेते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को एडमिट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस कौन सा सर्जरी हो रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सर्जिकल प्रोसीजर एट अराउंड 2 days prior to operation or 1 day it can be depending upon the operation what operation or what OT is indicated for the patient। तो हम लोग को 2 days prior to operation पेशेंट को एडमिट करना है, दिस इज द नंबर 2nd स्टेप। नंबर 3rd यहाँ पे आता है special attention is given to the anemic patient, BP, cardiac condition, and ECG and lung condition. So we have to monitor the vitals of the patient before doing any surgical procedure. It will come into the pre-operative condition. So उसमें patient we have to look for the patient like whether the patient is anemic or not, whether his BP is fluctuating or not. We have to do the cardiac monitoring of the patient. Then we have to do ECG and lung condition also. Also अभी तुम लोग को भी पता ही होगा कि after like during the like when the OT is indicated or when the operation is indicated for the patient, उससे पहले हम लोग एक रूटीन ब्लड प्रोफाइल एंड एज वेल एज एक्सरे ईसीजी, ठीक है, वो सब इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं टू रूल आउट एनी एनी डिजीज कंडीशन और नॉट, ठीक है। उस हिसाब से ओटी हम लोग प्लान करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग, वेदर इको, ईसीजी, ये सब कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं। देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो सीबीसी काउंट हम लोग देखते हैं उसके अंदर तुम्हारा टीसीबीसी यानी टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, ईएसआर लेवल्स, डब्ल्यूबीसी लेवल्स, हेमोग्लोबिन लेवल्स आ जाता है। देन पीसीबी काउंट, ये सारे सीबीसी के अंदर आ जाता है। देन ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, तो बीटीसीटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम, कंट्रोल टाइम, इफ इट इज ऑल्टर्ड तब हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीड्योर कैंसिल कर देते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीड्योर अगर बीटी काउंट, अगर सीटी काउंट ज्यादा रहेगा देन ब्लीडिंग का टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो सकता है पेशेंट का ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीड्योर। सो वी हैव टू डू द बीटीसीटी टेस्ट आल्सो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पेशेंट का ईसीजी मॉनिटरिंग, देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर सेरोलॉजी, ब्लड फॉर सेरोलॉजी, उसके अंदर आता है क्या, HIV 1 and 2 एंटीबॉडीज, देन हेपेटाइटिस का एंटीबॉडीज टेस्ट हम लोग करते हैं, देन सिफिलिस दैट इज VDRL टेस्ट, हम लोग ये सब टेस्ट करते हैं बिफोर इंडिकेटिंग एनी सर्जिकल प्रोसीड्योर। तो ये सारे टेस्ट हम लोग मॉनिटर करते हैं बिफोर गोइंग इनटू एनी सर्जिकल प्रोसीड्योर, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप कम्स नंबर 5, दैट इज if the patient is having any medicine or supposed to take any medicines like thyroid, hypertension or diabetes, allergic medicine, it also should be noted. तो patient अगर कोई hypertensive हो, thyroid या diabetic का medication लेता हो, then we should note that, ठीक है, in the file कि उसमें कोई भी if he or she is any allergic to any kind of medication or not, so we have to take a proper history and then follow up the case. उसके बाद if the patient is anemic, dehydrated or the cardiac or respiratory should like altered, then we have to note it down because they are very high risk patients. So in patients they are very high risk patients, so we have to do procedure very minutely. Then number 7th point is the day before the operation he is given a hot bath and light diet, ठीक है। तो ऑपरेशन के दिन से पहले we have to give the patient a hot bath and light diet, that is लघु आहार, ठीक है। नंबर 8 प्रोसीजर में we have to give a mild purgatives at the night before the operation और enema in the morning is advised to क्लियर ऑल दी बॉवल्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग परगेटिव्स में दे देते हैं पेशेंट को रात में। देन नंबर 9 इज दी ही इज टोल्ड और ही और शी इज टोल्ड टू नॉट टू टेक एनीथिंग ओरली फॉर अबाउट 8 hours. So we have to take he or she
have to be NPM, that is nil per mouth up to till 8 hours before the operation. ठीक है, need already after the every evening meal. तो नॉर्मली क्या करते हैं, रात से उसको बोल देते हैं कि एनपीएम रहने का, तो नेक्स्ट डे में उसमें हम लोग ऑपरेशन या ऑपरेशन ओटी हम लोग करते हैं, और उससे पहले क्या करते हैं, उसको एनपीएम में कर देते हैं. ठीक है, बिकॉज दिस इज वाई वी डू द पेशेंट लाइक एनपीएम. तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज टू प्रिवेंट द वॉमिटिंग and associated complications when the patient is under anesthesia, also in the post operative period. ठीक है, तो in the post operative period, to prevent any kind of vomiting or acid reflux, ठीक है, or any complications regarding the anesthesia, ठीक है, that is why we are giving the patient NPM में रखते हैं patient का. Then number 10 is the a small dose of sedatives or tranquilizer, which is very important to calm the patient, to give a sedative before the like that last night of the surgery. उसमें हम लोग sedative या कोई भी tranquilizer drug दे देते हैं पेशेंट को to calm down, बिकॉज पेशेंट क्या होता है, बहुत एंजाइटी रहता है. नेक्स्ट डे अगर उसका ऑपरेशन हो, कोई मेजर ऑपरेशन हो, तो वो एंजाइटी रहता है पेशेंट, तो उसमें क्या होता है, बीपी वगैरह भी शूट अप होने का चांसेस रहता है. तो दैट इज व्हाई वी आर गिविंग अ सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर दैट लास्ट टाइम. ठीक है, तो दिस इज नंबर 10 स्टेप. द नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज नंबर 11. नंबर 11 में हमारा 11 मेंशन नहीं है. तो बिफोर द सर्जरी शेविंग इज नीडेड शुड बी डन. तो उसमें कोई भी है कि एक्सपोज जो एरिया है जहाँ पे सर्जरी होना है, तो वो जगह को हमको क्लीन करना है. देन द स्किन को भी हमको क्लीन करना है विद सोप वाटर. ठीक है, आफ्टर शेविंग विद स्पिरिट और ईथर आफ्टरवर्ड. तो जगह को जहाँ पे ऑपरेशन करना है, जहाँ पे एरिया है, वो जगह को हमको क्लीन करना है विद स्पिरिट या पोविडोन आयोडीन या सोप वाटर से हमको क्लीन करना है. ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को फ्रेशली जो लॉन्डेड क्लोथ है नॉर्मली उसको वेयर कराते हैं. ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू द ऑपरेशन थिएटर. तो पेशेंट का जितना भी ऑर्नामेंट्स है या फिर जो भी कुछ है वो सब रिमूव करके उसको क्लोथ में लाइक स्टेराइल क्लोथ में दे करके हम लोग उसको ऑपरेशन थिएटर में कर देते हैं. देन अब क्या होता है, अब तो ये पेशेंट का प्री ऑपरेटिव मेजर हो गया. अब नेक्स्ट होता है सर्जन और असिस्टेंट का, वो कैसा प्री ऑपरेटिव मेजर लेता है बिफोर डूइंग एनी ओटी. तो सर्जन शुड टेक अ रिफ्रेशिंग बाथ. तो इसमें ऐसा बताया कि सर्जन बिफोर गोइंग इनटू द ऑपरेशन थिएटर he have to do he have to clean his body by using the 4-chlorohexadiene gluconate soap. नॉर्मली जो एंटीसेप्टिक सोप है उससे उसको क्लीन करना है, बट अभी के टाइम में ऐसे कोई सर्जन करते नहीं, उतना टाइम नहीं है. तो इसमें ऐसा बताया कि सर्जन को पूरा बॉडी क्लीन करना है. ठीक है, और नेक्स्ट होता है हैंड वॉशिंग करना है. हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हैंड वॉशिंग का भी एक टेक्निक रहता है, हाउ वी डू हैंड वॉशिंग. तो प्रिंसिपल ऑफ हैंड वॉशिंग इज, ये एक वाइवा क्वेश्चन है, पूछते हैं कि हैंड वॉशिंग का टेक्निक कैसा है. तो बिफोर गोइंग इनटू द स्क्रब रूम, तो क्लोथ विल बी फोल्डेड अप टू द एल्बो. तो क्लोथ को क्या करते हैं, दोनों साइड से फोल्ड करते हैं. देन द वॉशिंग इज टू वॉश फ्रॉम अ क्लीन एरिया. तो सबसे पहले जो हम लोग हैंड को जो क्लीन करते हैं, वो क्लीन एरिया से टू द लेस क्लीन एरिया, यानी फिंगर टिप्स से हम लोग पहले एल्बो तक हम लोग ऐसा वॉश करते हैं, नॉट फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप्स. बिकॉज ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज एल्बो में जो इन्फेक्शन है वो क्या होता है, फिंगर अगर वहां से अगर वॉश करना स्टार्ट करें तो वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे. तो दैट इज वाई जो क्लीन एरिया से हमको लेस क्लीन एरिया पे हमको वॉश करना है. तो इसलिए हमको सबसे पहले फिंगर टिप से हैंड से वॉश करते स्टार्ट करना है. देन हमको एल्बो तक एल्बो पर ले जाकर के खत्म करना है वॉशिंग. ठीक है, then the surgeon and assistant in the scrubbing room, then first their hand should be washed with ordinary tap water. तो सबसे पहले बोला है कि टैप वाटर से ऑर्डिनरी वॉश करना है. देन मेडिकेटेड सोप से लेकर के ट्वाइस विद स्टेराइल वाटर, बॉयल जो 30 मिनट्स का जो स्टेराइल वाटर है उससे वॉश करना है, और टैप को टच नहीं करना है, टैप को मेनली एल्बो से क्लोज करना है. ठीक है, then now the surgeon and his or her assistant should wear freshly laundered clothes, pajamas, cap, mask, elastic anklet wear. Then he should not touch the outside of the gown. नॉर्मली क्या जो गाउन पहनते हैं उसके बाद वो किसी को कुछ टच नहीं करना है सर्जन को. Then the taps and waist belts will be tied by the nurses at the operation theater. तो ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, जो लेसेस रहते हैं गाउन का वो नर्सेज वगैरह लाइक टाई कर देती है. The mask must be cover the nose, and the nose is a hotbed of bacteria and the potential source of wound infection. तो इसमें वही बताया है कि नोज को और हेड को कवर करना है, तो प्रिवेंट एनी बैक्टीरियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, उसको हमको क्लोज करना है. फिर नंबर 4 स्टेप,
ये थोड़ा सा बोरिंग है आई नो, बट स्टिल ये एक बार रीड कर दे रहे, इट विल बिकम इजियर। तो कितना मार्क्स का आता है भैया ये? ये आ जाता है 15 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बोरिंग है आई नो, थोड़ा सा रीड कर दे रहे, इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो देन द सर्जन शुड पुट द ग्लव्स, ग्लव्स पहनना है, देन फर्स्ट लेफ्ट ग्लव्स पहनना है, देन उसके बाद राइट ग्लव्स पहनना है। ठीक है, डबल ग्लविंग भी पहनते हैं टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन, या ग्लव अगर पंचर हो जाए तो डबल ग्लव्स पहनने को बोला है। अब स्लीव्स ऑफ द गाउन डाउन द कैप्स ऑफ द ग्लव्स आर पुल्ड, देन स्लीव्स को ऊपर पुल करना है, एंड देन द स्लीव्स आर फिक्स्ड बट डोंट टच द बेयर रिस्ट। तो ऐसे बताया है कि स्लीव्स को ऊपर करना है एंड कोई भी किसी कई जगह पे टच नहीं करना, बिकॉज वो अनस्टेराइल जगह होता है। ठीक है, और नंबर ये थोड़ा स्टेप्स आगे पीछे है। तो केमिकल infectants like povidone iodine liquid scrub or 20% chlorhexidine to be used twice on each occasion for 3 minutes, up to well above the elbow. Brush should be used for scrubbing with the particular care of the nails, creases and webs of the hand. तो उसमें केमिकल इन्फेक्टेंट से दैट इज पोविडोन आयोडीन लिक्विड स्क्रब और क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन से अच्छे से वॉश करना है अराउंड द एजेस, नेल्स और क्रीजेस में। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा असिस्टेंट का और सर्जन का प्री ऑपरेटिव टेक्निक। तो ये सर्जन का और पेशेंट का हम लोग ने देखा कि प्री ऑपरेटिव मेजर्स कैसे कैसे करते हैं। अब आते हैं स्टेरिलाइजेशन इन मॉडर्न व्यू में। तो स्टेरिलाइजेशन किसको बोलते हैं? तो ये स्टेरिलाइजेशन का एक शॉर्ट नोट आता है कि स्टेरिलाइजेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मींस मेकिंग अ सब्सटेंस फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय किलिंग। So sterilization defined as the procedure by which any liking microorganism such as bacteria, spores, fungi, virus presents on a material is completely destroyed or terminated is called sterilization. तो स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको किल करना बाय लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्पोर्स, फंगी, वायरसेस। जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं इस बैक्टीरिया को किल या स्पोर या फंगी वायरस को किल करने के लिए, तो उसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है, उससे पहले हम लोग डिसइंफेक्शन देख लेते हैं कि इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, एंटीसेप्सिस किसको बोलते हैं। डिसइंफेक्शन होता है इट इज द किलिंग ऑफ ऑल बैक्टीरिया, फंगी, वायरस बट नॉट द स्पोर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि डिसइंफेक्शन जो हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट, उसमें क्या होता है, हम लोग स्पोर्स को किल नहीं कर पाते हैं, बट उसमें हम लोग बैक्टीरिया, फंगी, वायरस को किल करते हैं और बैक्टीरिया का जो स्पोर्स होता है वो रह जाता है। एंटीसेप्सिस का मतलब होता है इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है इसमें बैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इनहिबिट होगा एज वेल एज उसका स्पोर का भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो असेप्सिस मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स आर प्रिवेंटेड टू एक्सेस द पेशेंट और इंडिविजुअल। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हम लोग कैसे कैसे मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल और मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन, नेक्स्ट होता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो फिजिकल और केमिकल स्टेरिलाइजेशन जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर दो सब टाइप्स आते हैं। दैट इज सबसे पहले हीट से हम लोग स्टेराइल करते हैं, नंबर सेकंड इज दी बाय रेडिएशन प्रोसीजर से हम लोग स्टेराइल करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल के अंदर दो आता है, दैट इज नंबर वन इज बाय हीट एंड नंबर टू इज बाय रेडिएशन। तो बाय हीट से हम लोग क्या करते हैं, ड्राई हीट यूज कर सकते हैं और मॉइस्ट हीट। ठीक है, तो ड्राई हीट से हम लोग स्टेराइल करते हैं, वो तुम्हारा आ जाता है फिजिकल के अंदर। एज वेल एज मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट मतलब जहाँ पे वेपर का यूज हो, यहाँ पर बॉयल करते हैं वाटर को और उसका जो वेपर या स्टीम हो, जो मॉइस्ट चीज हीट हो, उसको हम लोग मॉइस्ट हीट से जो हम लोग स्टेराइल करते हैं। और ड्राई हीट होता है। और बाई रेडिएशन से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड, कैथोड रेज एंड गामा रेज। तो यूजीसीआई करके याद रखना है कि अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, कैथोड रेज एंड गामा रेज। ठीक है, ये याद करने का है, समझने का ऐसा कुछ है नहीं। केमिकल स्टेरिलाइजेशन हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, केमिकल एंटीसेप्टिक लाइक लाइजॉल, फेनॉल। ठीक है, ये केमिकल के अंदर आ जाता है। फॉर्मनिल, क्लोरीन, आयोडीन, अल्कोहल, स्पिरिट जो यूज करते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड एंड जो इंपॉर्टेंट है, लो लो टेम्परेचर गैस प्लाज्मा विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये वाला होता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन के अंदर। तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन सबसे पहले आता है, तो उसके अंदर पहले दो सब टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज द फिजिकल एंड नंबर टू इज द केमिकल। देन फिजिकल के अंदर दो आता है सबसे, बाय हीट एंड बाय रेडिएशन। तो बाय रेडिएशन के अंदर आ जाता है यूजीसीआई, दैट इज अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, कैथोड रेज एंड गामा। एंड बाय हीट दैट इज ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट के अंदर आ जाता है स्टीम एंड बॉइलिंग। केमिकल स्टेरिलाइजेशन नेक्स्ट आता है, जो कि उसमें हम लोग यूज करते हैं लाइजल, फेनॉल व्हिच कम्स अंडर द केमिकल एंटीसेप्टिक। देन फॉर्मलिन, क्लोरीन, आयोडीन, अल्कोहल, स्पिरिट, ग्लूटाराल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड एंड वेरी मोर इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है,
यहाँ पे कुछ मटेरियल्स और मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताया है, एक बार रीड कर लेना। और एक स्टेरिलाइजेशन का टेक्निक है जो नॉर्मली हम लोग ओटी या फिर कोई भी मेडिकल कोई भी रूम्स या फिर जहाँ पे उसमें हम लोग कैसे प्रोसीजर फॉलो करते हैं स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। तो उसमें ऐसा बताया है हम लोग फॉर्मेलिटीहाइड, कभी कभार पूछ लेते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी मेडिकल प्लेस या फिर कोई भी रूम जो हो जहाँ पे हमको हमें उसको डिसइंफेक्टेड करना है, ठीक है, या ओटी रूम को हम लोग डिसइंफेक्टेंट करना है, तो उसमें हम लोग कैसा प्रिपरेशन उसमें हम लोग फॉलो करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं मेनली हम लोग 500 ml फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग 1000 ml डिस्टिल वाटर डालते हैं, ठीक है। तो 500 ml में हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, उसमें हम लोग 100 ml यानी सॉरी 1 लीटर या 1000 ml डिस्टिल वाटर यूज डाल करके उसमें हम लोग हीट बेसिकली ना हीट रेजिस्टेंट बॉवेल जो हो उसमें हम लोग डाल देते हैं। देन हम लोग उसमें 450 ग्राम अराउंड पोटेशियम पर मैंगनेट यूज करते हैं, ठीक है। तो मेनली जो ओटी थिएटर रूम होता है उसमें ये वाला प्रिपरेशन डिसइंफेक्टेंट करने के लिए ये वाला प्रिपरेशन यूज होता है। तो उसमें पहले ये याद रखना है कि 500 ml फॉर्मेल्डिहाइड है, 450 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट है, ठीक है, और 1000 ml डिस्टिल वाटर है। तो ये इस तीनों का मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं टू डिसइंफेक्टिंग द थिएटर, ठीक है। मेनली थिएटर जो ओटी थिएटर होता है उसमें हम लोग ये हम लोग डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका यूनिट भी दिया है क्यूबिक फीट ऑफ थिएटर वॉल्यूम। इतना याद नहीं रखना है, बस ये नाम याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड 500 यूज रहते हैं, डिस्टिल वाटर 1000 ml, एंड उसके अंदर हम लोग 450 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। ये तीन चीज याद रखना है। देन जो हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके अंदर फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या यूज हो रहा था, दैट इज बर्निंग और इंसिनरेशन। बर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग से भी स्टेरिलाइजेशन करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको। इंसिनरेशन मतलब वो उसको डिसइंफेक्टेंट करना है बाय बर्निंग प्रोसीजर, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन भी यूज करते हैं, टेम्परेचर इतना से इतना, ये उतना याद मत रखो। बॉइलिंग प्रोसीजर से भी याद रखते हैं। जो याद रखना है वो होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑटोक्लेव में क्या 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 कैसे कैसे डिसइंफेक्टेंट होता है या कैसे स्टेलाइजेशन होता है ऑटोक्लेव से, सॉरी स्टेलाइजेशन होता है मेनली ऑटोक्लेव से। तो ये ऑटोक्लेव से इसके अंदर 3 पॉइंट याद रखना है, 2 से 3 पॉइंट याद रखना है कि ऑटोक्लेव काम कैसे करता है, ये किस पे काम करता है, और कितने टाइम तक स्टेराइल स्टेराइल करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसमें ये याद रखना है नंबर 1 पॉइंट कि टेम्परेचर कितना इसमें हमको यूज करना है। तो टेम्परेचर जो ऑटोक्लेव में यूज होता है वो 120 टू 135 डिग्री सेल्सियस यूज होता है। तो नंबर 1 पॉइंट ये याद रखना कि ऑटोक्लेव जो मशीन होता है मेनली, ठीक है, तो ऑटोक्लेव मशीन जो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं डिसइंफेक्टेंट मेनली करते हैं। किस किस चीज का हम डिसइंफेक्ट करते हैं वो हम लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये याद रखो कि ऑटोक्लेव जो मशीन होता है उसका जो टेम्परेचर हम लोग सेट करते हैं या सेट होता है जिसमें वो होता है 120 टू 135 डिग्री सेल्सियस। कितने देर तक वो स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, 20 मिनट्स के अंदर वो स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड याद रखना है कि ये किसको किसको ऑर्गेनिज्म को किल करता है और क्या किल करता है। नंबर थर्ड है ये ऑर्गेनिज्म को तो किल करता ही है प्लस ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स को भी किल करता है, ठीक है। तो नंबर 3 पॉइंट ये याद हो गया। नंबर 4 पॉइंट क्या याद रखना है, नंबर 4 पॉइंट ये याद रखना है कि क्या क्या ये तुम्हारा स्टेरिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेराइल हो सकता है, जैसे कि हमारा सर्जिकल ग्लव्स, लाइनन, कॉटन, ड्रेसिंग जो मटेरियल होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो सारे ऑटोक्लेव मशीन में ये सब सारे स्टेराइल होते हैं, ठीक है। तो इसमें चार चीज याद रखना है। एक टेम्परेचर कितना से कितना हम लोग सेट सेट रहता है इसमें। नंबर सेकंड कितने टाइम में हो जाता है। नंबर थर्ड ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज उसके स्पोर्स किल हो जाता है। नंबर फोर क्या क्या इसमें स्टेलाइजेशन होता है, ठीक है। ये चार चीज याद रखना ऑटोक्लेव में, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो रेडिएशन में भी हम लोग ने देख लिया, यहाँ से कुछ पढ़ना नहीं है, बस देख लेना। केमिकल एजेंट्स में भी देख लेना कि क्या क्या यूज होता है। मेनली पूछते हैं कि सेवलॉन सेवलॉन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो ये सेट्रीमाइड प्लस हिबिटन, ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है। मेनली सेट्रीमाइड याद रखना। सेवलॉन के अंदर सेट्रीमाइड जो होता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो सेट्रीमाइड क्या होता है, इट इज अ कैटायनिक सरफेक्टेंट 2% सॉल्यूशन इज यूज्ड। फिर आता है तुम्हारा फेनॉल में। फेनॉल इज ऑल्सो अ केमिकल एजेंट जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर में यूज होता है। तो क्लोरहेक्सिडिन जो हिबिटिन जिसको हम लोग बोलते हैं यूज एज एन एंटीसेप्टिक। जो सेवलॉन होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सेट्रीमाइड ऑल्सो
एंटीसेप्टिक में क्लोरहेक्सेटिन सॉल्यूशन भी यूज होता है। ठीक है, ये दो चीज यहाँ से याद रखो बस। हेलोजेंस के अंदर तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर, यूसॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, बस एग्जांपल याद रखना इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल यूज होता है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर हेलोजेंस के अंदर आता है, यूसॉल, आइडोफोर्स, पोविडोन आयोडीन इज अ गुड एग्जांपल। पोविडोन आयोडीन किसके अंदर आता है? आइडोफोर्स के अंदर आता है। ये सब टाइप इसके अंदर क्लासिफिकेशन है। तो आइडोफोर्स क्या होते हैं? दीज आर द एंटीसेप्टिक और आल्सो स्पोरिसाइडल होते हैं। तो these are non-irritant and does not stain to the skin. That is why povidone iodine is basically used as a sterilization procedure. तो पोविडोन आयोडीन किसके अंदर आता है? आइडोफोर्स के अंदर आता है। इतना ही याद रखो, और इसमें से कुछ याद नहीं रखना है, बस ये नाम याद रख लेना। हेलोजेंस के अंदर ये सब आते हैं। और उसके बाद आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन पर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, और इनफैक्ट जब वाइवा जब होता है तो उसमें ये वाइवा टेबल में रख दिया जाता है। ओटी में जब वाइवा लिया जाएगा तो इसमें ये सॉल्यूशन रखा रहेगा। तो तुमको इसका इंडिकेशन बताना है, या फिर कोई एक सिनेरियो दे देगी, मतलब मैडम दे देती है कोई एक सिनेरियो, तो उस सिनेरियो में तुमको बताना है कि ये H2O2 कैसे यूज करना है तुमको। कोई अगर एब्सेस का कंडीशन दे दिया तो मैम पूछेगी तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तुमको उस कंडीशन में यूज करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो एक सिनेरियो तुमको मिल जाएगा कि ऐसा ऐसा सिनेरियो है, उसमें तुमको बताना पड़ेगा कि ये यूज होता है कि नहीं होता है। तो यूज होता है कि नहीं होता तुमको ये याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस लिए यूज होता है, तो तुम्हारा आंसर भी पता चल जाएगा। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यूज होता है, ये क्या होता है? इट इज यूज एज अ टॉपिकल ऑक्सीजन थेरेपी। तो ये मेनली क्या करता है ना, ये टिश्यू को डिप्राइव करता है। ये क्या करता है? एक डिप्राइविंग एजेंट है। जैसे टिश्यू होता है, मान लो कोई एक एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है, और एब्सेस फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? टिश्यू का डिप्राइवमेंट हो गया। मान लो कोई एक, जैसे मान लो कोई एक डायबिटिक कोई फूड अल्सर लेकर के आया, उसमें क्या करना है? हमको डिप्राइवमेंट करता है वो जगह को, वो जगह को क्लीन करके देंगे। हमको क्या करना पड़ेगा? उसको ड्रेसिंग करना पड़ेगा। अगर हम लोग विदाउट डिप्राइवमेंट अगर उसको हम लोग ड्रेसिंग करते तो वो अच्छे से वो हील नहीं होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज प्रायर टू ड्रेसिंग। तो दैट इज वाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? वो जो टिश्यू है उसको डिप्राइव करता है, रिमूव द टिश्यू डेब्रिस। जो भी तुम्हारा डिप्राइव वुंड है, जो भी तुम्हारा लाइक पस है, या मेनली जो तुम्हारा जो भी हील किया हुआ नहीं है, डिप्राइवमेंट है टिश्यू को, उसको रिमूव करता है। ठीक है, क्लीन करता है वुंड को। उसके बाद तुम उसको ड्रेसिंग करो तब वो हीलिंग अच्छे से होता है। तो इट इज यूज टू क्लीन द वॉन्ड कैविटीज और अल्सर्स, ठीक है, अल्सर्स एज माउथ वॉश और एज ईयर ड्रॉप्स टू क्लियर द ईयर वैक्स। तो मेनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये याद रखना, ये क्या करता है? टिश्यू डेब्रिस को रिमूव करता है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया स्टेलाइजेशन इन मॉडर्न व्यू। अब आते हैं निर्जंतुकरण इन आयुर्वेद। तो स्टेलाइजेशन इन आयुर्वेद में क्या बोला है? निर्जंतुकरण के बारे में बताया है। तो सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 19 का रेफरेंस मिलेगा। तो उसमें ये बोला है कि प्रोटेक्टिव राइट्स, पहले के टाइम में एक रक्षा कर्म करते थे, एक राइट्स मतलब एक रिचुअल्स फॉलो करते थे, लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म को दूर करने के लिए पहले रक्षा कर्म या प्रोटेक्टिव राइट्स यूज करते थे वो लोग। एक पहले भी मंत्र बहुत सारे उच्चारण करते थे वो लोग। ठीक है, उससे वो लोग क्या करते थे? जो सारे फॉरेन बॉडीज है, फॉरेन इन्वेजन है, उसको वो लोग उस टेक्निक से वो लोग रिचुअल राइट से वो लोग उसको स्टेलाइज करते थे यार, निर्जंतुकरण डिसइंफेक्टेंट करते थे। तो ऐसा बताया इसने कि बाय रिस्टोरिंग द रक्षा कर्म, प्रोटेक्टिव राइट्स करने के बाद, फ्रॉम द बिगिनिंग द ऑर्गेनिजम्स लीव और गेट अवे फ्रॉम द पेशेंट जस्ट लाइक अ डियर रन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। जैसे इसमें एग्जांपल या उपमा दिया हुआ है, ठीक है, बाय अ टेरिफाइड लॉयन। जिस तरीके से लॉयन के लाइक डियर जो होता है लॉयन से डरकर भाग जाता है, तो उस तरह से अगर कोई रक्षा कर्म या प्रोटेक्टिव राइट्स अगर कोई फॉलो करे तो उससे क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो दिस रक्षा कर्म इज कॉल्ड स्टेलाइजेशन और निर्जंतुकरण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ठीक है, ये देखना कि ऐसा भी एक रेफरेंस मिला है 19 नंबर चैप्टर में। नेक्स्ट फ्यूमिगेशन के बारे में बताया। फ्यूमिगेशन मतलब कि जो असेप्टिक और एंटीसेप्टिक प्रोसीड्यूर है वो फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं। पहले के टाइम में फ्यूमिगेशन प्रोसीड्यूर बहुत फॉलो करते हैं। कोरोना पीरियड में भी ये फ्यूमिगेशन प्रोसीड्यूर बहुत ही फेमस हुआ था। तो फ्यूमिगेशन में क्या करते थे? वो कुछ मेडिकेटेड हर्ब्स यूज करते थे, जिससे कि धूपन कर्म मेनली, जिससे कि सारा जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, डिस्ट्रक्शन हो जाता था ऑर्गेनिजम्स का। तो ओटी करने से पहले उसमें फ्यूमिगेशन पाउडर में क्या क्या यूज करते थे? मेनली जटामांसी, बाकस्ती, मयूर पिच, मयूर का पुच्छ यानी मयूर का पंख यूज करते थे। बाकस्ती और जटामांसी के पाउडर यूज करते थे फॉर फ्यूमिगेशन। ठीक है, ये आचार्य चरक जी ने बोला था। ठीक है, अब सुश्रुत जी ने क्या बोला था? सुश्रुत जी ने बोला था कि धूपन कर्म शुड बी डन एट द चेंबर फॉर 10 डेज, 10 दिन तक करना है, ट्वाइस अ डे, 2 बार।
विदाउट एनी लेजीनेस और केयरफुल बाय यूजिंग सरसब। सरसब जो होता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट निर्जंतुकरण द्रव्य है जो तुम्हारा फ्यूमिगेशन में यूज होता है, मेनली मस्टर्ड। फिर निम्ब यानी नीम, ठीक है, एडेड विद घी एंड सॉल्ट, ये सारे धूपन कर्म में यूज होता है, ऐसा सुश्रुत जी ने बताया, और ये वाला यूज भी होता है। तो धूपन कर्म में डन विद अगरु। अगरु क्या होता है, इंपॉर्टेंट द्रव्य है पौधे निर्जंतुकरण और पौधे धूपन कर्म। तो चरक जी ने बताया है जटामांसी, बाकस्ती एंड मयूर पुच्छ, ठीक है। वहीं सुश्रुत जी ने बताया है निम्ब के बारे में बताया है, सरसप के बारे में बताया है, एंड अगरू के बारे में बताया है, ठीक है, ये याद रखना है। देन फॉलोइंग हर्ब्स शुड आल्सो बी केप्ट ओवर द हेड, ऐसा बताया है हेड के, हेड में माथे के ऊपर भी ये सारे हर्ब रखने से निर्जंतुकरण लाइक हम लोग करते हैं निर्जंतुकरण। तो ऐसा हेड में बताया है कि एमलेट यूज करने का, लाइक एक हेड में हम लोग क्या करते हैं, एक द्रव्य का हम लोग एक एमलेट, एमलेट मतलब बोलते हैं एक रिंग टाइप बना करके माथे के ऊपर जिसको हम लोग उसमें रख देते हैं। उसमें क्या क्या द्रव्य यूज होते हैं, मेनली छात्र, अति छात्र, लांगली, जटिला, ब्रह्मचारी, लक्ष्य, लक्ष्मी, गुहा, अति गुहा, वाचा, अति विष, सतवीर्य, सिद्धार्थक, ठीक है। तो ये सारे द्रव्य कुछ कुछ एग्जांपल याद रख लेना एज एमलेट, या फिर जो हम लोग हेड के पास, हेड के ऊपर जो हम लोग रखते हैं जो हर्ष, उसमें ऐसा सारे सुश्रुत जी ने बताया कि निर्जंतुकरण में ऐसा अगर हम लोग हेड के ऊपर रखेंगे ये सारे द्रव्य, तो इससे जो ऑर्गेनिज्म से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेफरेंस में रक्षक कर्म के बारे में बताया है, यहाँ से देख लेना। देन नंबर 4 में आता है कि फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिसइंफेक्टेंट कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोग द इंस्ट्रूमेंट्स आर हीटेड ओवर फायर, फायर में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को